8. तुमको मालूम है कबीर, मेरे पापा ने मुझे एक बार कहा था, The wounds of insult are healed by revenge, not by medicine. तुमने मेरे घर में आकर मेरा बेइज्जती किया, मेरा डील को रिजेक्ट किया। मैंने कुछ नहीं कहा। जानता है क्यों? क्योंकि वो मेरा घर था। लेकिन तू इधर अभी मेरे सामने एकदम निहत्था खड़ा है, एकदम बेबस। इस वक्त हर्षद शेट्टी की गाड़ी हाईवे के बिल्कुल बीच खड़ी थी और उसके हाथों में था अपना फेवरेट कोकोनट कटर। ये कोकोनट कटर, इसको मैं पहली बार तो कोकोनट काटने के लिए उठाया था, लेकिन आखिरी बार मैंने इससे कोकोनट नहीं, किसी के घर जाकर उसका सर काटा था। जानता है कौन? कौन? हारुकी फुजिमोटो। आखिरी बार मैंने द क्रिएटर ऑफ द लेजर बुक हारुकी फुजिमोटो को काटा था। साल था 2004। हर्षद शेट्टी अपने बड़े भाई सत्या शेट्टी के साथ अपनी जीप में बैठकर एक लोकल मिनिस्टर से मिलने के लिए उसके गांव किनी गोली जा रहा था। अन्ना, आप 2 साल बाद मिनिस्टर से मिलने जा रहे हो, क्या बात है अन्ना? बिजनेस में तकलीफ बढ़ा रहा है ये लोकल मिनिस्टर। क्या प्रॉब्लम? पिछले 7 सालों में मैंने जितनी इज्जत कमाई है, ये मिनिस्टर मेरे खिलाफ बोलकर सब खराब कर रहा है। लोकल मिनिस्टर का नाम सुलेमान था। इस वक्त वो अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ 4 आदमी भी थे। उसने जैसे ही सत्या और हर्षद को घर के अंदर एंटर करते हुए देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वनकम, मेरे छोटे से घर में तुम जैसे बड़े लोगों का स्वागत। मैं तेरा वेलकम सुनने के लिए नहीं आया। मुझको ये बता, क्यों मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहा है तू? अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं, चलो खाना खाते हुए बात करते हैं। मैंने आज अपने हाथों से बिरयानी बनाई है। सत्या और हर्षद बिना बोले सुलेमान के साथ डिनर करने के लिए बैठ गए। ठीक उसी वक्त सुलेमान के एक आदमी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। सेफ्टी का सवाल है। तुम लोग मुझे मार दोगे तो भाग भी नहीं पाओगे। सॉरी, हाँ, हम जिस बिजनेस में हैं उसमें शक करना जरूरी भी है। मैं तुझको मारने के लिए यहाँ नहीं आया। मुझको मेरा जवाब चाहिए। क्यों मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहा तो? सत्या, तू अपने लिकर का बिजनेस काफी तेज रफ्तार में आगे बढ़ा रहा है। कुछ दिनों के बाद अपने बेटे को लिकर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं मैं, इसलिए अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचा है तुझे एलिमिनेट करने के अलावा। तुम्हारा बेटा, पर उसका तो मैंने सर काट दिया है। क्या? मैं तुमको 2 ऑप्शन देता हूँ। मुझको और मेरे भाई को मारकर अपनी जान बचा लो, और दूसरा ऑप्शन ये कि अबे दरवाजा खोलो और सुलेमान के बेटे का सर लेके आओ। घर के अंदर सन्नाटा छा चुका था। अचानक दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक आदमी सुलेमान के बेटे का कटा हुआ सर आंगन में फेंक देता है। अपने बेटे का कटा हुआ सर देखकर सुलेमान जिंदगी भर के लिए पागल हो गया। मेरा भाई, मेरा अन्ना पूरे कर्नाटका के साथ साथ कन्याकुमारी, केरला, रामेश्वरम, एवरी प्लेस हमारे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे थे।
रामेश्वरम में कुछ ऐसे फिशरमैन भी थे जो श्रीलंका और ब्रांडेड विस्की एक्सपोर्ट करते थे, वो भी बिना किसी लाइसेंस, बिना किसी डर के, अपनी कड़ी मेहनत से। मेरा बड़ा भाई सत्या शेट्टी साउथ इंडिया का लिकर किंग बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर आया साल 2008, जब पूरी दुनिया का इकोनॉमी अपने सबसे बड़े गिरावट पे था। तब मेरे भाई के पास 100 करोड़ से ज्यादा पैसा था। और फिर एक दिन हेलो अन्ना, अन्ना, आपके भाई की डेथ हो गई है। क्या बोलता है? जब मैं न्यूयॉर्क से वापस मंगलौर इंडिया आया, तब मुझे मालूम हुआ कि ब्लैक लेजर बुक गैंग ने इंडिया के सबसे रईस आदमियों का लिस्ट में सत्या भाई का नाम भी ऐड कर दिया था। अपने भाई को चिता में जलाने का वक्त मैंने कसम खाया कि मैं हारुकी फुजीमोटो को उसी कोकोनट कटर से मारेगा जिसका इस्तेमाल मेरा अन्ना करता होता। उसके बारे में जानने के लिए मैंने अपने लिए हैकर से लेकर गैंगस्टर्स सबसे बेस्ट टीम हायर किया। और फिर 3 महीने बाद मुझे मालूम हुआ कि सर, अगर आपको हारुकी फुजीमोटो को मारना है तो उसके लिए आपको जोसेफ नाम के एक कैनेडियन हैकर को जेल से निकलवाना होगा। इस वक्त जोसेफ कौन सी जेल में है? सर, इस वक्त जोसेफ किरोजी प्रिजन के अंदर है। किरोजी प्रिजन? मैंने इसका नाम कहीं तो सुना है। जरूर सुना होगा। ये ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया देश में है। I heard somewhere that it is hell for prisoners. उस जेल के अंदर सिर्फ वही इंसान जाता है जिसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। और जोसेफ ने द ब्लैक लेजर बुक के सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश की थी, बट ही फेल्ड। फिर जब हारुकी फुजीमोटो को इसके बारे में मालूम हुआ तो उसने जोसेफ को मारा नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए किरोजी प्रिजन के अंदर डलवा दिया। ये सब सुनकर हर्षद कुछ देर के लिए शांत रहा और फिर आई वांट जोसेफ। हारुकी फुजीमोटो को मारने के लिए मैं किरोजी प्रिजन से जोसेफ को जरूर बाहर निकालेगा। सर, जिस प्रिजन के अंदर जाने की आप बात कर रहे हो, वहां से आज तक कोई भी जिंदा नहीं निकला है। ये प्रिजन ना जमीन पर है, ना आसमान में, ना पानी में। ये प्रिजन जमीन के अंदर है। Going there is like walking into hell with your eyes open. हर कोने पे ट्रिपल लेयर सर्वेलेंस है और हर सेल के बाहर खड़े होते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक हायर्ड बॉक्सर्स और क्रिमिनल्स, जो सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे क्रिमिनल्स हैं। सर, उस प्रिजन के अंदर जाना एक तरह का सुसाइड है। तुमसे किसने कहा कि मैं प्रिजन के अंदर जाएगा? I will destroy the whole fucking prison. हाउ? आप कैसे करोगे? मुंबई का गैंग से लेकर रामेश्वरम के गैंग तक मुझे हर एक इंसान अगले 24 घंटे के अंदर अपनी लिकर फैक्ट्री के अंदर चाहिए। ठीक है सर। हर्षद शेट्टी ने बुलाया है। जिसको भी मालूम हुआ कि हर्षद शेट्टी ने बुलाया है, सभी मैंगलोर के लिए निकल गए। और फिर अगले 24 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा आदमी हर्षद शेट्टी की फैक्ट्री के बाहर खड़े थे। हर्षद शेट्टी सर आ गए। फैक्ट्री के बाहर मौजूद सभी लोगों ने आज हर्षद शेट्टी को एक नया
हर्षद शेट्टी ने जब अपनी पूरी कहानी कबीर को सुना दी तब तुझे मालूम, आखिरी बार मैंने इस कोकोनट कटर से हारुकी फुजिमोटो को मारा था, और 1 महीने बाद तेरे को मारूंगा। तेरा एक्सपायरी डेट तो मैंने उसी दिन रख दिया था जब तूने मुझे चैलेंज किया था। ब्लडी फूल। तू मुझे अभी जिंदा मत छोड़ हर्षद। मैं जिंदा बच गया तो 1 महीने बाद तुझे काफी तकलीफ हो सकती है। I am the bloody liquor king of this world. अपनी बात कहकर हर्षद अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा और जैसे ही वो गाड़ी के नजदीक पहुंचा, Hey, listen. इन दोनों लड़कियों को घर छोड़ दो। अब इस कहानी में इनका कोई काम नहीं। हर्षद शेट्टी के जाने के बाद कबीर भी अपनी गाड़ी में बैठा और घर के लिए निकल गया। कबीर अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी हाँ बोलो इशिका। कबीर, मुंबई में एक ऑक्शन होने वाला है। ओके, फिर मैं क्या करूं? मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। पर क्यों? क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी मम्मी का दिया हुआ आखिरी तोहफा, उनकी दी हुई वॉच ऑक्शन की जाएगी। क्या? मेरी मम्मी की दी हुई घड़ी ऑक्शन में? हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर उसके सामने एक डील पिच कर दी। मैंने उससे अपनी कंपनी का इन्वेस्टर बनने के लिए पूछा, एंड गेस व्हाट, नाउ ही इज इन। ही सेड यस। अरे वाह यार, सही है। हाँ, चल लेट्स स्लीप नाउ। कल सुबह उसने बुलाया है। एंड बेब, आई हैव टू लुक फ्रेश एंड ड्रॉप डेड सेक्सी, और उसके लिए मेरा सोना काफी जरूरी है। सो गुड नाइट। गुड नाइट भाई। जहां एक तरफ तान्या और उसकी दोस्त चैन की नींद सोने के लिए अपने कमरे के अंदर चले गए, वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने कमरे में बेचैन होकर लेटा हुआ था और बार बार सिर्फ घड़ी की तरफ देख रहा था। सुबह के जब 5 बजे तो कबीर की आंखों ने उसका साथ देना छोड़ दिया और उसकी आंख लग गई। हेलो। कबीर, सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं तुम्हें 3 बार कॉल कर चुकी हूँ और अब जाकर तुमने फोन उठाया है। Where are you? 1 घंटे के बाद ऑक्शन शुरू होने वाला है। कब तक आओगे तुम? ये सुनते ही कबीर ने तुरंत खुद को संभाला और मैं आधे घंटे में तुम्हें पिकअप कर लूंगा। इसके बाद कबीर तुरंत तैयार होने चला गया। फिर तैयार होकर गाड़ी में बैठा और इशिका को पिक करने के लिए निकल गया। जैसे ही कबीर ने गाड़ी इशिका के घर के बाहर रोकी, इशिका तुरंत बाहर आई और गाड़ी में बैठकर ऑक्शन के लिए निकल गई। कबीर, तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि रात भर तुम्हें नींद नहीं आई है। कल रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त बहुत धीरे चल रहा हो। जितनी बेताबी मुझे सुबह होने की थी, उससे कहीं ज्यादा धीरे मेरी घड़ी की सुई घूम रही थी। अच्छा, इंतजार कर रहे लोगों के साथ अक्सर यही होता है। इशिका, मेरी मम्मा की वॉच ऑक्शन में कैसे पहुंच गई? हाउ डिड ऑल दिस हैपन? प्लीज मुझे बताओ। ये सुनकर इशिका कुछ देर के लिए शांत रही और फिर इसे किस्मत कहो या फिर ऊपर वाले की मेहरबानी। हाल ही में हुए इंडिया पाकिस्तान की जंग में न जाने कितने सिपाही शहीद हुए, लेकिन देश का एक ऐसा सिपाही भी था जो हजारों गोलियों की बौछार से जिंदा बच गया। वो थे राजपुताना राइफल्स के मेजर रघुनाथ सिंह। जंग के बाद जब उनसे पूछा गया कि वो कैसे बच गए, तो उनका सिर्फ एक जवाब था। कुछ दिन पहले मैंने एक घड़ी खरीदी थी। हालांकि वो सेकंड हैंड थी, पर न जाने क्यों
मेरा दिल उस पर आ गया। उस घड़ी को पहनकर ही मैं जंग के मैदान में गया था। चारों तरफ गोलियों की बरसात हो रही थी। एक गोली मेरी तरफ आ रही थी, बिल्कुल सीधा। रिफ्लेक्स से मैंने हाथ आगे कर दिया और वो गोली मेरे हाथ की घड़ी के शीशे पर लगी और किस्मत से मेरी जान बच गई। I call this my lucky watch। और अब मैं इसे ऑक्शन में इसलिए दे रहा हूं ताकि ऑक्शन से मिले पैसों से मैं गरीब और अनाथ बच्चों की मदद कर सकूं। ये सब सुनकर कबीर आगे कुछ भी नहीं बोला और आधे घंटे बाद कबीर और इशिका ऑक्शन वेन्यू पहुंच चुके थे। ऑल द बेस्ट कबीर। थैंक यू। कबीर और इशिका जैसे ही ऑक्शन हॉल में पहुंचे, यहाँ सिर्फ हमारे देश के नहीं, दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन भी आए हुए हैं। देखो तुम्हारा दोस्त भी आ गया है। ऑक्शन हॉल के अंदर हर्षद शेट्टी भी आ चुका था। उसने जैसे ही कबीर को देखा, वाह, वेरी अद्भुत। इधर तो मेरा बेस्ट फ्रेंड आया है। पहले तो मुझे ऑक्शन में आने का डिसीजन रॉन्ग लग रहा था, लेकिन अब एवरीथिंग फील्स राइट। अपनी बात कहते ही हर्षद शेट्टी अपनी रिजर्व्ड सीट पर जाकर बैठ गया और ठीक उसी वक्त स्टेज पर ऑक्शन होस्ट आ गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, किस्मत उसी का साथ देता है जिनके पास कुछ सही कर गुजरने की ताकत होती है। जस्ट लाइक द लीजेंडरी मेजर रघुनाथ सिंह, जिन्होंने न सिर्फ जंग जीती बल्कि अपनी मौत को भी धोखा दिया। उन्हें एक गोली लगने ही वाली थी, बट टाइम इटसेल्फ बिकेम हिज अलाई। द लकी वॉच। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, ये है एक जीत का प्रतीक, एक सेकंड चांस, एक इतिहास जो अपने आप को दोहरा सकता है। सो आई आस्क यू ऑल, क्या आप में है वो हिम्मत? क्या आप तैयार हो अपनी किस्मत को बदलने के लिए? बिकॉज टुनाइट समवन हियर विल नॉट जस्ट बाय अ वॉच, दे विल बाय अ फॉर्च्यून। द बिडिंग विल स्टार्ट एट 1 crore rupees. Let the bidding begin. कुछ देर के शोर के बाद ऑक्शन में सन्नाटा छा गया। 5 करोड़। 5 crore. That's a good number. 10 करोड़। 10 करोड़ सुनकर एक पल के लिए सभी की निगाहें कबीर पर गईं, लेकिन तभी 20 करोड़। Welcome Harshad Shetty sir. Now the game will be interesting. Any counter bids? 40 करोड़। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े टेक बिलियनियर की थी। 100 करोड़। 100 crore. Any counter bid? 150 करोड़। 200 करोड़। कबीर के चेहरे और कपड़ों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके पास इतने पैसे होंगे। सभी की नजरें हैरानी भरी नजरों से सिर्फ कबीर को ही देख रही थी। 250 करोड़। 500 करोड़। 500 crore. 1. 500 crore. 2. Final call. Any last? 500 crore. 3. Congratulations, Mr. Kabir. ये लकी वॉच आपकी है। सब लोग कबीर को देखकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन कबीर की निगाहें उस वक्त सिर्फ हर्षद शेट्टी पर थी, जो एक कोने में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। Congratulations. कबीर के जवाब देने से पहले ही कांग्रेचुलेशन कबीर। मैं भी तुम्हारी तरह अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। हमारा फाइट में मदर प्रॉब्लम नहीं, ईगो प्रॉब्लम है।
इफ आई वांटेड और ज्यादा बिड कर सकता था। तुझसे ज्यादा पैसा है मेरे पास। तुम्हारा जगह मैं होता तो वही करता जो तुमने किया। ये सुनकर एक पल के लिए कबीर को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और फिर थैंक यू, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जेल के अंदर नहीं पहुंचाऊंगा। You will surely go inside the jail. Let me tell you, कबीर, मैं बिजनेस में इमोशन और दिमाग में टेंशन दोनों नहीं लाता है। इसीलिए सपने देखना बंद कर। तू मुझे जेल नहीं ले जा पाएगा, लेकिन मैं तुझे नरक जरूर पहुंचाएगा। अपनी बात कहते ही हर्षद शेट्टी अपने आदमियों के साथ हॉल के बाहर निकल गया। इस वक्त कबीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कबीर, हमें भी चलना चाहिए। श्योर। कबीर, आई नो यू आर रियली हैप्पी, बट जैसा कि कल हमने डिसाइड किया था, अब हमें उस जगह जाना है जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। यह सुनकर कबीर की आंखें बड़ी हो गईं। मुझे याद है इशिका, अभी हमें कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में? आधे घंटे। क्या तुमने अर्णव राठौर को समझा दिया है कि तान्या के साथ क्या करना है? हाँ। कर्म हमारी जिंदगी का वो शीशा है जिसमें हमेशा वही दिखाई देता है जो हमने किया होता है। जो बीज हम आज बोते हैं वही कल हम काटते हैं। और आज तान्या अपने बोए हुए कर्मों का फल काटने वाली थी, पर कैसे? इसका जवाब छुपा था उसी रेस्टोरेंट के अंदर जहां कबीर ने पहली बार तान्या को समर प्रताप के साथ देखा था। गाड़ी से उतरते ही कबीर और इशिका सीधे रेस्टोरेंट के अंदर चले गए और एक ऐसी जगह पर जाकर बैठे जहां सिर्फ वीवीआईपीज़ की एंट्री अलाउड थी। Here is your menu, sir. आपको जो भी चाहिए हो, just ring the bell. I'll be right with you. श्योर, थैंक यू। इसके बाद वेटर वहां से चला गया। उसके जाते ही कबीर, लुक देयर, तान्या और अर्णव राठौर भी आ गए हैं। कबीर की आंखें जैसे ही तान्या पर घूमी। कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ इसलिए की जाती हैं क्योंकि उन्हें करने से किसी को अपनी सच्चाई पता चलती है। सच कहा है किसी ने, योर एक्शंस आर योर फ्यूचर। इस वक्त तान्या और अर्णव राठौर एक साथ बैठे हुए थे। तान्या काफी खुश थी। फाइनली आज उसे अपनी कंपनी का इन्वेस्टर मिलने वाला था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज अर्णव, जितनी बार भी मैं तुमसे मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार मिल रही हूँ। मैं भी जितनी बार तुमसे मिलता हूं तो मुझे मालूम होता है कि तुम कितनी लालची हो। कल तो मुझे किसी ने कहा कि तुम गोल्ड डिगर हो। क्या? ये तुमसे किसने कहा? समर प्रताप ने। नहीं, ही इज लाइंग। वो झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं। उसने मुझे तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस भेजे हैं। यू वर सो मैडली इन लव विद समर प्रताप कि एक महीने में 60 लाख रुपए उड़ा दिए। वाह, व्हाट अ लव। ये सब सुनकर तान्या जैसे फ्रीज हो गई थी। कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए मैं तुम्हारे बजट को देख रहा था। मानना पड़ेगा, काफी क्रिएटिव अकाउंटिंग की है। अर्णव, प्लीज। आई कांट बिलीव तुम इतनी शातिर होगी। तान्या, हमारी डील कैंसल्ड। और हाँ, एक मुफ्त की एडवाइस दे रहा हूं तुम्हें।
लॉयल बनना सीखो। इट्स साइलेंट, इट्स स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी। अर्णव, कल तक तो सब ठीक था, लेकिन प्लीज शट अप एंड गो फ्रॉम हियर। खुद को टैक्सी में बिठाओ अब, क्योंकि अब मेरा ड्राइवर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस वक्त वो सिर्फ अपनी निगाहें रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों से छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। I hate you, अर्णव। अपने आंसू पहुंचते हुए तानिया तुरंत रेस्टोरेंट के बाहर निकल गई। उसके जाने के कुछ सेकंड बाद रेस्टोरेंट का माहौल एकदम नॉर्मल हो गया। वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने टेबल से उठा और अपने चश्मे को तुरंत पहन लिया, और तभी अपने आंसू को छुपाने से तुम अपने दर्द को नहीं छुपा सकते कबीर। कभी कभी अपने दर्द को अपने तक रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इसके बाद इशिका ने कुछ भी नहीं कहा। कबीर भी बिना आगे कुछ बोले रेस्टोरेंट के बाहर जाने लगा। इशिका भी उसके साथ चल रही थी। हेलो। हेलो सर, मेरा नाम आरोही है। मैं एक स्टार्टअप कंपनी चलाती हूँ जिसका नाम है वाइब स्टिच। क्या आप कल मेरी कंपनी आना चाहेंगे? मैं आपको पर्सनली होस्ट करना चाहती हूँ। इट वुड ट्रूली मीन अ लॉट सर। कबीर ने पहली बार आरोही का नाम सुना था। उसे पहले से ही किसी से मिलने का कोई शौक नहीं था, इसलिए वो आरोही को भी ना बोलने वाला था। लेकिन तभी सर इससे पहले कि आप ना बोलें, सर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई गॉट योर नंबर फ्रॉम इशिका। क्या इशिका ने तुम्हें मेरा नंबर दिया है? जी सर। ठीक है आरोही, मैं तुमसे कल जरूर मिलूंगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। कबीर ने अपनी बात कहते ही फोन काट दिया और फिर तुरंत उसने इशिका से पूछा, इशिका, मुझे अभी आरोही नाम की लड़की ने फोन किया था। कौन है वो? वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। अभी अभी उसने अपनी एक कंपनी शुरू की है। शी वांटेड टू मीट यू। मैं उसे मना नहीं कर पाई, सॉरी। इट्स ओके इशिका, बस कल मेरे साथ तुम भी उसकी कंपनी में चलना। मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा। ओके, नो वरीज। इसके बाद इशिका और कबीर रेस्टोरेंट के बाहर निकल गए। इस वक्त हर्षद शेट्टी अपने सोफे पर बैठकर एक फाइल पढ़ रहा था। मेरे को तुम्हारा ही इंतजार था। हर्षद शेट्टी के सामने अभी उसका सबसे वफादार आदमी नरसिम्हा नायडू खड़ा था। एक बॉक्सर जो बचपन से बोल जरूर नहीं पाता, लेकिन उसकी पहली फाइट में उसने इतना गुस्सा दिखाया कि वो पूरी लाइफ के लिए बैन हो गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि नरसिम्हा अपना पहला मैच जीत चुका था, लेकिन मैच जीतने के बाद उसने अपने ओपोनेंट को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। नरसिम्हा, मेरे मैनेजर के पास एक पता है, उसके पास जाओ। आई विल टेल यू एवरीथिंग। नरसिम्हा वहां से चला गया। उसके जाते ही हर्षद शेट्टी ने कॉल किया। Cancel all the meetings today. I have to meet someone special today. कुछ ही देर में इशिका अपने घर पहुंचने ही वाली होती है कि तभी कबीर, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। कबीर, इंसान को पैसा कमाने में पूरी उम्र लग जाती है, गंवाने में सेकंड्स भी नहीं। आई एम सॉरी टू से कबीर, लेकिन मैं तुम्हारे पिछले कुछ दिनों के अकाउंट्स देख रही थी। यू आर ओवर स्पेंडिंग रेकलेसली। इशिका, पिछले कुछ दिनों में मैंने ये जान लिया है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। मुझे अब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से लेकर कमाए हुए पैसे खर्च करने तक का सफर काफी मजेदार लग रहा है। सो प्लीज लेट मी एंजॉय दिस राइड फॉर सम टाइम। आई अंडरस्टैंड कबीर, लेकिन मेरी ये बात मत भूलना कि समटाइम्स फन कैन टर्न इनटू अ फ्यूनरल ऑफ लॉस। ये सुनकर कबीर आगे कुछ भी नहीं बोला। इशिका अपने घर पहुंच चुकी थी। ओके कबीर, कल मिलते हैं। हाँ।
मेरे को अकेले बुलाया? कोई खास वजह? हर्षद शेट्टी एक बंद फैक्ट्री के अंदर था। इस वक्त उधर उन दोनों के अलावा 100 से ज्यादा आदमी थे। इस वक्त पूरी फैक्ट्री में सिर्फ पिल्लाई गैंग के मेंबर थे और हर्षद के सामने पिल्लाई गैंग का हेड वेलावन पिल्लाई खड़ा था। हर्षद मेरे भाई, तुम्हारी लिकर फैक्ट्री मेरे एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम पहुंचा रहा है। मेरा ड्रग का बिजनेस में प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता। सबको दारू का प्राइस कम लगता, ड्रग कम लोग खरीदता है। I'm losing lot of money. I can't do anything. मैं तुम्हारे ड्रग्स के लिए अपना बिजनेस बंद नहीं कर सकता। अगर बंद नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिकर फैक्ट्री खरीदने को तैयार हूं। पार्टनरशिप में काम करते हैं हर्षद। कितनी बार ऑफर दिया लेकिन यू केप्ट ऑन रिजेक्टिंग। सोचा कुछ लोगों के साथ आऊंगा तो डर जाओगे, बट यू अगेन सैड नो। अब मेरे पास तो तुम्हें मारने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। मेरा मौत इतनी जल्दी नहीं लिखा है वेलावन। मैं बहुत लोगों की जान लेकर मरेगा। इससे पहले वेलावन कुछ समझ पाता, वेलावन की गैंग में 70 आदमी बिक चुके थे और उन्होंने ही मौके का फायदा उठाकर बचे हुए वेलावन के आदमियों को मार दिया। अफसोस, तुम्हारा आधे से ज्यादा आदमी बेकाऊ निकला। वेलावन, तुम मेरे को जानने से पहले अपने आदमियों को जान लेता तो शायद आज जिंदा बच जाता। वेलावन पिल्लई और उसके बचे हुए आदमी एकदम शॉक्ड थे और फिर तभी नरसिम्हा, मेरे को तुम्हारे कॉल का इंतजार था। प्लीज मेरे को सुनाओ उनकी तड़पती हुई आवाज। मेरे कान तरस रहे हैं। अचानक पूरी फैक्ट्री में बच्चों के रोने से लेकर लड़की के चीखने की आवाज गूंजने लगी। कॉल से आ रही इस आवाज ने वेलावन पिल्लई को शॉक में डाल दिया। माया, माय डॉटर, माय वाइफ, हर्षद, लीव देम। छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगा। तेरे को मालूम है ना, मैं बच्चे और नियत्ते लोगों को नहीं मरवाता है। तू फिक्र मत कर, तेरा बीवी और तेरा बेटी नहीं मरेगा। पर एक प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं मरे तो तेरे को मरना होगा। ये बोलते ही हर्षद शेट्टी वेलावन के नजदीक गया और फिर अच्छा, एक जवाब दे। अगर तेरे को अपनी जान और अपने परिवार के बीच में चूज करना हुआ तो तू क्या चूज करेगा? ये सुनकर वेलावन कुछ देर के लिए शांत रहा और फिर मैं अपनी फैमिली को चूज करूंगा। गुड चॉइस। फैमिली शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। ये बोलते ही हर्षद ने फोन पर नरसिम्हा से कहा, नरसिम्हा, वेलावन की फैमिली को छोड़ दो। जैसे ही फोन कटा, वेलावन, तुमको मालूम, मेरे को तुम्हारा जवाब बहुत पसंद आया। यू आर अ फैमिली मैन जस्ट लाइक मी। तो मैं तेरे को जिंदा रहने के लिए एक मौका देना चाहेगा। मौका? कैसा मौका? तेरे को मेरे लिए नरसिम्हा के साथ मिलकर एक काम करना होगा। और वो काम क्या है? तुम दोनों को कबीर के घर जाना होगा। आज का दुनिया में इंफॉर्मेशन ही असली पावर है और जिसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो ही किंग है। वेलावन, तुमको मालूम,
मैं एक हैकर को बचाया था जिसका नाम था जोसेफ। अब वो मेरे लिए ब्लैक लेजर बुक के सिस्टम को कंट्रोल करता है। कल उसने मेरे को कॉल किया और बताया Tell me, Joseph, what do you have for me? I have something to tell you about Kabir's search history. उसने मेरे को कल बताया कि कबीर अपने लैपटॉप में काफी ज्यादा डार्क वेबसाइट यूज करता है और कल उसने 3 क्रिप्टो का साइट्स के बारे में सर्च किया। वो ऐसा साइट्स है जिसके बारे में दुनिया को गिने चुने लोगों को ही मालूम। जोसेफ ने उसके लैपटॉप को हैक करने का कोशिश किया लेकिन वो कर नहीं पाया। कबीर ने अपने अकाउंट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रखा है। अब हमारे को उसका सर्च हिस्ट्री जानने के लिए उसके लैपटॉप को चोरी करना होगा। ये सब सुनकर वेलावन काफी हैरान हुआ। लगता है तुम्हारी लाइफ में कबीर बहुत बड़ी टेंशन। नहीं, वो टेंशन नहीं, ड्रग की तरह एक प्रॉब्लम है। अब इसके बिना मेरा दिन नहीं गुजरता है। ये बोलते ही हर्षद शेट्टी ने वेलावन को एक ऐसी बात बोली जिसने वेलावन को एहसास दिला दिया कि अगर उसने हर्षद शेट्टी के लिए कबीर का लैपटॉप नहीं चुराया तो उसकी मौत हो जाएगी। वेलावन, मैं तेरी बीवी बच्चा को छोड़ा है, तेरे को नहीं। तेरी जान की कीमत कबीर का लैपटॉप है। मुझे नरसिम्हा की ताकत पर पूरा भरोसा और खुद पर भी, लेकिन कबीर ने हमको उसका लैपटॉप चुराते पकड़ लिया तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा। फिर आगे क्या तुम नरसिम्हा को भी मार दोगे? मेरे को लैपटॉप चाहिए, ईशान नहीं। एंड वन मोर थिंग, कबीर के घर में उसका जो केयर टेकर है वो कबीर के सोने से पहले उसके पानी को गर्म करके देता है। मैं केयर टेकर को खरीद लिया है। आज जब कबीर सोने जाएगा तो पूरी रात गहरी नींद में सोएगा। I would have given him poison today, लेकिन अभी मेरे को 1 महीने के लिए उसका जरूरत है। ये सुनकर वेलावन आगे कुछ भी न बोला और वो कबीर के घर के लिए निकल गया। नरसिम्हा और वेलावन कबीर के घर के बाहर पहुंच चुके थे। दोनों तुरंत गाड़ी से उतरे और कबीर के घर की तरफ जाने लगे और तभी नरसिम्हा ने अपनी गन निकाल ली। बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आदमी अकेला है और बेहोशी में भी है। ये सुनकर नरसिम्हा ने ऐसा बिहेव किया जैसे वो कुछ सुना ही नहीं। वो आगे बढ़ गया। और लैपटॉप। घर के अंदर जाने के कुछ मिनट के बाद ही वेलावन को कबीर का लैपटॉप एक बड़े से बुक शेल्फ के बीच में रखा हुआ मिला। दोनों तुरंत वहां गए और उन्होंने कबीर का लैपटॉप उठा लिया। लैपटॉप को जल्दी बैग में डालो नरसिम्हा। जैसे ही नरसिम्हा ने लैपटॉप को बैग में डाला, दोनों वहां से तुरंत भाग निकले। हर्षद शेट्टी की आंखों के सामने कबीर का लैपटॉप पड़ा हुआ था। किसी का हिस्ट्री जानने में बहुत मजा आता है। लेट्स ओपन हिज लैपटॉप। हर्षद ने जैसे ही लैपटॉप ऑन किया, तभी हर्षद शेट्टी की नजर एक मॉल पर गई जिसमें लिखा था फक यू हर्षद, नाइस ट्राई। व्हाट द फक? फिर वेलावन ने जब वो ईमेल पढ़ा तो उसे यकीन नहीं हुआ।
कि किसी ने हर्षद शेट्टी की ऐसे गाली देकर इंसल्ट किया। ही वॉज शॉक्ड। तभी हर्षद ने एक और ईमेल देखा। दिस लैपटॉप इज एम्प्टी हर्षद शेट्टी। मेरे केयर टेकर को खरीदने का तूने सोच लिया, लेकिन क्या एक बार ये सोचा कि अगर उसने तुमको डबल क्रॉस कर दिया तो? उसने मेरे गर्म पानी में कुछ भी नहीं मिलाया। लॉयल्टी विंस। हर्षद ने गुस्से में लैपटॉप को फेंक दिया और तभी डोंट वरी, हम उसको दोबारा पकड़ लेंगे। ये सुनते ही हर्षद शेट्टी ने पानी का गिलास उठाया और वेलावन के गले में मार दिया। हर्षद शेट्टी ने तड़पा तड़पा कर वेलावन को मार दिया। Fuck you! हर्षद शेट्टी अपने कमरे की तरफ चला गया। कॉल पर कबीर ने जब इशिका को लैपटॉप का पूरा इंसिडेंट बताया। कबीर, तुमने हर्षद की ईगो पर एक बार नहीं 2 बार चोट पहुंचाई है। दरिया में रहकर मगरमच्छ से पैर रख लिया है तुमने। He will surely come. Sharks don't roar. They just arrive, strike and disappear. मैं दरिया का वो समंदर हूं जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, लेकिन जीतने को जमाना है। और हाँ इशिका, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए खुद के दिमाग को परेशान मत किया करो। ये बोलते ही कबीर ने बात पलटते हुए आरोही के बारे में पूछा। अच्छा, वो कल हम जिसके ऑफिस जा रहे हैं, प्लीज उसको बोलना कि मैं 1 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। इसके बाद कबीर अपना गर्म पानी पीकर चैन की नींद सो गया। सुबह होते ही कबीर ने इशिका को मिलने की लोकेशन बताई और फिर कुछ देर बाद इशिका को पिकअप करने के लिए निकल गया। कबीर और इशिका आरोही की कंपनी की तरफ निकल चुके थे। कबीर, मुझे मालूम है कि तुम गुस्सा करने वाले हो, लेकिन क्या तुम कंपनी के टाउन हॉल में एक स्पीच दोगे? अरे नहीं इशिका, कहाँ फंसा रही हो यार मुझे। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तुम जरूर कर लोगे कबीर। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये सुनकर कबीर कुछ भी नहीं बोला। कबीर और इशिका जैसे ही कंपनी के टाउन हॉल एरिया पर पहुंचे, हाय कबीर सर। सर, मेरा नाम आरोही है। कबीर ने जैसे ही आरोही को देखा, एक पल के लिए मानो उसकी सांस रुक गई। आरोही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी और आंखों में हंसी। थैंक यू सो मच कबीर सर। इट्स ओके। ठीक उसी वक्त कबीर की निगाहें कंपनी के अंदर खड़े 300 से ज्यादा आदमियों पर गई, जो सिर्फ कबीर को देख रहे थे। और उसी वक्त गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल and thank you for joining us today. Without wasting your time, let me introduce you all to Mr. Kabir. टाउन हॉल में मौजूद सभी लोगों की निगाहें कबीर की तरफ घूम गई। पहले तो वो कुछ सेकंड्स के लिए घबराए, लेकिन उसने तुरंत खुद की बेचैनी को शांत किया और फिर Hi everyone, my name is Kabir and I am a billionaire. I can understand. आप लोग शॉक्ड हुए होंगे। कोई बात नहीं, मैं भी हुआ था जब बिलियनेयर बना था। आज सुबह तक मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे आप लोगों के सामने खड़ा होकर बोलूँगा, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। ये मुझे मेरी दोस्त इशिका ने बताया। उसने फिर मुझे आपकी कंपनी के ओनर आरोही के बारे में बताया। तब मुझे मालूम हुआ कि आरोही ने कुछ भी हासिल किया अपनी काबिलियत से किया। She is not just successful, she is an extraordinary businesswoman. And honestly, I am really happy to be here with all of you today. इसके बाद कबीर आरोही से हाथ मिलाता है और फिर वो आरोही के साथ उसके ऑफिस में चला जाता है। जहां एक तरफ कबीर आरोही और इशिका के साथ ऑफिस के अंदर चला गया था, वहीं दूसरी तरफ हर्षद शेट्टी और नरसिम्हा गाड़ी के अंदर बैठे थे। इस वक्त हर्षद की 10 गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी।
अभी और कितना टाइम लगेगा? Just 2 minutes more. ये सुनते ही हर्षद ने अपनी बंदूक उठा ली। नरसिम्हा ने भी बिल्कुल वही किया। इस वक्त हर्षद शेट्टी भारत एक्स टेक्नोलॉजीज कंपनी के बाहर खड़ा था। नाम सुना होगा जब पूरा इंडिया लॉकडाउन में था। ये वही लोग हैं जो दुनिया की टॉप 5 ब्लॉकचेन फेयरवॉल्स डेवलप करते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका बैकएंड हर दूसरे क्रिप्टो वॉलेट में है, जिनके सर्वर्स में देश के 20 लाख से ज्यादा यूजर्स के लाइव ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर होता है। भारत एक्स ने आरबीआई के लिए भी एक हाई सिक्योरिटी लेजर बनाया था। हर्षद के पीछे पीछे 50 से ज्यादा आदमी भारत एक्स टेक्नोलॉजीज की कंपनी के अंदर घुस चुके थे। ठीक उसी वक्त हर्षद शेट्टी को एक आदमी नजर आया। वो तुरंत उसके करीब गया। हर्षद ने अपना हाथ सामने बैठे आदमी के कंधे पर रखा और फिर सॉरी, पर अब तुमको मारना ही पड़ेगा। अगले जन्म में सब करना, लेकिन आरोही जैसी बेटी को जन्म मत देना। हर्षद शेट्टी आरोही के पापा और भारत एक्स टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर को मारकर अपने घर के लिए निकल गया। जब आरोही को मालूम हुआ कि हर्षद शेट्टी ने अपने बड़े भाई सत्या को मारने का प्लान बनाया था, तब वो काफी शॉक्ड हुआ। इंसान को जितना मिलता है उसी में खुश रहने में शायद उसे खुशी नहीं मिलती, इसलिए वो लालची बन जाता है और हर एक वो चीज पाने की कोशिश करता है जो उसकी आंखों के सामने थी। और हर्षद शेट्टी की आंखों के सामने सिर्फ अपने बड़े भाई का लिकर बिजनेस था। आई कांट बिलीव दिस। हर्षद पेंशन की लालच में इतना गिर जाएगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी बेटा, लेकिन हर्षद ने हमेशा वही काम किया जिसकी उम्मीद हम कर भी नहीं सकते, जैसे कि उसका मेरे घर साइबर किलर्स का भेजना। पापा, आप और हर्षद तो कितने अच्छे दोस्त थे, फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो आपको मारना चाहता है? ये सुनकर अतुल कुछ वक्त के लिए शांत रहा और फिर मैं तुम्हें सब कुछ शुरुआत से समझाता हूं। अतुल अग्निहोत्री रेलवे डॉकयार्ड की तरफ जा रहा था। ये न्यूयॉर्क का वो वक्त था जिसमें सिर्फ 2 ही गैंग का राज चलता था, ब्लडी गैंग और दूसरा साइबर किलर्स का हाईटेक अंडरवर्ल्ड। थैंक यू फॉर कमिंग मिस्टर अतुल। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू। Tell me, what do you have for me? Money. Lot of money. And the way to get there is to kill the bloody gang. ये सुनकर अतुल अग्निहोत्री ने कुछ सोचा। Okay, so what's the plan? Your neighbor, Harshad Shetty, knows the plan. हर्षद शेट्टी? पहली बार अतुल ने हर्षद के बारे में साइबर किलर्स के द्वारा जाना था। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी जरूर थे, लेकिन उनकी बात एक बार भी नहीं हुई थी। इस पहली मीटिंग के बाद उन्हें क्या मालूम था कि वो दोनों साइबर किलर्स के साथ मिलकर पूरी ब्लडी गैंग को मार देगा। ब्लडी गैंग को मारने के बाद साइबर किलर्स ने पूरे शहर में अपनी पहचान बना ली। दे वर अनस्टॉपेबल। उन्होंने सिर्फ बैंक अकाउंट्स ही नहीं, पुलिस सर्वर्स तक को हैक कर लिया था और जो भी उनके लिए खतरा बनता उसे मार दिया जाता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन जब अतुल हर्षद के घर के अंदर जाने ही वाला था, तभी उसने हर्षद को किसी से बात करते हुए सुना। अपने लिकर बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो मेरे बड़े भाई सत्या को मारना होगा। ये बोलकर हर्षद ने जैसे ही फोन काटा, उसने देखा अतुल तुम कब आया इधर? जब तुम अपने बड़े भाई को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, मैं तभी आ गया था।
मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? हे अतुल, कम ऑन। तुमको भी मालूम है कि आज का AI ड्रिवन दुनिया में ओनली डर हथियार नहीं बन सकता है। We have to think out of the box every single time if we want to rule in this cruel world. जो भी इस जंगल जैसी दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है, उसके अंदर रहम नहीं होना चाहिए। नो मर्सी, ना अपनों के लिए ना परायों के लिए। ये रहम है ना, ये इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। तुम्हारी बातों से मुझे साफ समझ आ रहा है कि तुम अपने फायदे के लिए मुझे भी मरवा सकते हो। नहीं अतुल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू नो व्हाट हर्षद, मैं अब तुम्हारे साथ आगे कोई और काम नहीं करना चाहूंगा। ये सुनकर हर्षद जैसे ही कुछ बोलने जा रहा था, मुझे कुछ भी नहीं सुनना हर्षद। माई डिसीजन इज फाइनल। जो अपने भाई का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? अपनी बात कहते ही अतुल गुस्से में घर से बाहर निकल गया। मेरे पापा का डिसीजन फाइनल था। वो हर्षद के साथ आगे बिजनेस नहीं करना चाहते थे। और फिर एक दिन हर्षद को मैंगलोर से कॉल आया। हेलो अन्ना, अन्ना, आपके भाई की डेथ हो गई है। व्हाट? इस खबर ने ना तो सिर्फ हर्षद बल्कि मेरे पापा को भी शॉक में डाल दिया। इसके बाद हर्षद मैंगलोर वापस चला गया और मेरे पापा न्यूयॉर्क में रहकर अपने बिजनेस को डिसॉल्व करने का सोचने लगे। अचानक मेरे पापा पर लगातार हमले होने लगे। कभी कोई गैंग उनसे स्ट्रीट्स पर ही टकरा जाती तो कभी कोई उन्हें गोली मारकर भागने की कोशिश करता। मेरे पापा पर कई बार हमले हुए और हर बार वो बच निकले थे। उन्हें शुरुआत से ही शक तो था कि ये सब हर्षद करवा रहा है, लेकिन उनका शक यकीन में तब बदला जब हेलो, कैसा है अतुल? मैं सुना कि तुम पर बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं। तुम कितनी बार बचेगा अतुल? एक न एक दिन तो तुम मर ही जाएगा ना। मरेगा वो जो मुझे मारने के लिए तड़प रहा है। उसको मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। क्या बात है, आई लाइक इट। चारों तरफ से हमला हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुमको डर नहीं लग रहा है। नो फियर। गुड, वेरी गुड। इससे पहले कि अतुल आगे कुछ कहता, वैसे मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। आई होप यू लाइक इट। जैसे ही हर्षद ने फोन काटा, किसी ने अतुल के घर की घंटी बजाई। Yes, who's this? You have a parcel, sir. अतुल ने तुरंत दरवाजा खोला और कुरियर बॉय से पार्सल ले लिया। वो पार्सल किसी और का नहीं बल्कि हर्षद शेट्टी का भेजा हुआ था। इस बॉक्स के अंदर क्या है हर्षद? Just open it. You will get to know. And yes, फोन काटने से पहले मैं तुमको बताना चाहता है कि साइबर किलर्स आज से तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करेगा। जब तक अतुल कुछ समझ पाता, उसे भेजे हुए पार्सल बॉक्स में किसी टाइमर की आवाज सुनाई देने लगी। अतुल ने जैसे ही बॉक्स ओपन किया, ओह फक!
बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले पापा बिल्डिंग से बाहर भाग निकले थे और अगले कुछ महीनों तक वो एक जगह से दूसरी जगह तक भागते रहे। साइबर किलर्स के आदमी उन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। सिर्फ एक नहीं, 3 बार हर्षद शेट्टी न्यूयॉर्क आया मेरे पापा को खत्म करने के लिए, बट ही फेल्ड। धीरे धीरे जब सब नॉर्मल होने लगा तब मेरे पापा वापस इंडिया आ गए और अपनी नेगेटिव हिस्ट्री को दुनिया से वाइप आउट करने के बाद वो भारत एक्स कंपनी में काम करने लगे। आरोही और उसके पापा की पूरी कहानी सुनने के बाद कबीर को एक बात का यकीन हो चुका था कि हर्षद से बड़ा हैवान और मतलबी इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं, और जो लोग उससे दुश्मनी करते हैं उनके हाथों सिर्फ मौत ही लगती है। अब इस दुनिया में मेरा मम्मी के अलावा कोई और नहीं है। मुझे मेरी मम्मी के लिए काफी डर लग रहा है। ना जाने हर्षद अब आगे हमारे साथ क्या करेगा। कुछ भी नहीं, वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा आरोही। अपनी बात कहते ही कबीर गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो कबीर? मुझे किसी से मिलना है। क्या तुम हर्षद से मिलने जा रहे हो? अगर हाँ तो प्लीज मत जाओ। नहीं, मैं हर्षद से मिलने नहीं जा रहा हूँ। फिर ऐसे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कबीर बिना जवाब दिए कमरे से बाहर निकल गया। एक फ्लाइट के अंदर कुछ लड़कियां अपने फोन से चुपके से 2 प्यारे बच्चों की फोटोज ले रही थी। वो दोनों बच्चे भाई बहन थे। दोनों देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तभी दीदी नो फोटो, आप मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? मत खींचो। अपने भाई का साथ देते हुए उसकी बहन ने भी गुस्से में कहा, हाँ आप मत करो, नहीं तो हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे और हम आपको प्लेन से नीचे फेंक देंगे। ये सुनकर वहां बैठी लड़कियां जोर से हंसने लगती हैं। उन्होंने दोनों बच्चों की बात मान ली और फोटो खींचना बंद कर दिया। उसके बाद लड़कियों ने दोनों भाई बहनों से बच्चों की तरह बात करने लगी। अचानक फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है, Ladies and gentlemen, we are about to land in Delhi. ये अनाउंसमेंट सुनते ही दोनों बच्चे अपनी माँ के पास गए और मम्मा उठ जाओ, हम दिल्ली आ गए हैं। ये सुनने के कुछ सेकंड्स बाद उस औरत ने अपनी आंखें खोली और फिर अपने फोन से एक टेक्स्ट मैसेज किया। जहां कहानी की शुरुआत हुई थी अब अंत भी वहीं होगा। आई एम बैक। I bleed, I break, I rise again and again. I strive to kill my fear. But this poor gentleman, अतुल अग्निहोत्री, ये मेरे को काफी तकलीफ देने लगा है। नरसिम्हा नायडू हर्षद की सारी बात ध्यान से सुन रहा था। तुमको मालूम है नरसिम्हा, जब मैं न्यूयॉर्क में रहता था तब मेरा नेबर अतुल अग्निहोत्री था। तुम सबसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा। Do we have any information about any hacker around the globe? अचानक से सब कहाँ गायब हो रहे हैं? इस वक्त हर्षद शेट्टी और अतुल अग्निहोत्री न्यूयॉर्क की सबसे डेडली गैंग साइबर किलर्स के सामने खड़े थे। जहां एक तरफ हर्षद न्यूयॉर्क में वाइन टेस्टर का काम करता था, वहीं दूसरी तरफ अतुल एक साइफर कोर लैब्स नाम की कंपनी में काम करता था। इत्तेफाक से दोनों नेबर थे। दिन में तो दोनों एक जॉब करते थे, लेकिन रात में वो ऐसी गैंग का हिस्सा बन जाते हैं जिसका नाम है साइबर किलर्स। इनका काम है हैकर्स को ढूंढना और उन्हें मारकर मौत की धमकी देकर अकाउंट्स हैक करवाते थे। In next 10 hours, we need answers. Find bloody hackers. You find them. We convince them to work for us. We own their skills or their graves. उनके पास हमारे साथ काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। हर्षद और अतुल एक साथ टनल से बाहर चले गए।
फाइनली आज एक आकर सामने तो आया। इस वक्त हर्षद शेट्टी नोमैड किचन रेस्टोरेंट के अंदर खड़ा था। साइबर किलर्स की दी हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक रशिया का लेजेंडरी हैकर रुसेव इस वक्त नोमैड किचन रेस्टोरेंट में पास्ता खा रहा था। तभी अचानक रुसेव की नजर हर्षद पर घूमी। ओह फक। रुसेव हर्षद को देखते ही रेस्टोरेंट के किचन एरिया की तरफ भाग निकला। What the hell? Run for your life. Move! Hey! What's going on? Leave me. किचन के बीचों बीच हर्षद शेट्टी ने रुसेव को पकड़ लिया था। मैं तेरे को पकड़ा है, छोड़ने के लिए नहीं रुसेव। I am sorry. I have to turn off your lights. हर्षद के साथ मिलकर साइबर किलर्स रुसेव को अपने पेंट हाउस में लाते हैं, उसे खूब मारते हैं और फिर हैकिंग शुरू। हर्षद और अतुल का मानना था कि डर गोली से बेहतर काम करता है और उसी डर की वजह से सिर्फ एक महीने के अंदर 20 से ज्यादा हैकर्स, घोस्ट एम्प्लॉयज, कोडिंग, लॉन्ड्रिंग, ट्रेल्स मिटाना, सब कुछ हर्षद और अतुल के इशारे पर करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन हर्षद शेट्टी को कॉल आ गया। हेलो अन्ना, आपके भाई की डेथ हो गई है। व्हाट? हर्षद को सब कुछ छोड़कर मैंगलोर वापस आना पड़ा और फिर जब मैं इंडिया वापस आया तो मेरे बिजनेस के पैसे आना बंद हो गए। मैं 3 बार न्यूयॉर्क गया, हर बार अतुल गायब था और आज मेरे को पता चला वो भारत एक्स टेक्नोलॉजीज का डायरेक्टर बन चुका है। उसने न्यूयॉर्क से पैसे भेजने इसीलिए बंद किए क्योंकि उसने हर जगह से मेरा अकाउंट डिटेल्स डिलीट करवा दिया था। सो आई हैव टू डिलीट हिम टुडे। नरसिम्हा को जब हर्षद ने अतुल से जुड़ी पूरी कहानी बताई तो नरसिम्हा ने अपने हाथ में बंदूक उठाई और हर्षद के हाथ में देकर ऐसे इशारा किया जैसे हाँ नरसिम्हा, हाँ, मैं अपने सारे दुश्मनों को मार देगा। इस वक्त कबीर आरोही के साथ उसके ऑफिस में बैठकर उसकी कंपनी के बारे में जान रहा था और तभी मैम, योर डैड इज नो मोर। क्या? नो नो नो। आरोही ने जब अपने पापा की लाश देखी वो टूट गई। उसके घर की छत टूट चुकी थी। कबीर की मुलाकात जरूर आरोही से 2 घंटे से भी कम की रही हो, लेकिन उस दिन के बाद कबीर ने आरोही का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। इशिका भी उसके साथ खड़ी थी। आरोही के पापा को गुजरे हुए 13 दिन हो चुके थे और आज उसके घर पर कई लोग आए हैं जस्ट टू पे फाइनल ट्रिब्यूट टू अतुल अग्निहोत्री। कबीर, वो देखो, हर्षद शेट्टी। कबीर ने तुरंत देखा कि हर्षद शेट्टी वाइट कुर्ता लुंगी पहनकर घर के अंदर आ रहा था। उसके साथ नरसिम्हा भी चल रहा था। सॉरी, रियली सॉरी, बहुत बड़ा लॉस हुआ है तुम्हारे लिए, मेरे लिए भी। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। उधर मौजूद हर एक शख्स को मालूम था कि अतुल अग्निहोत्री को मारने वाला हर्षद शेट्टी था, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला। वजह सिर्फ एक थी, हर्षद शेट्टी का खौफ। सीसीटीवी के फुटेजेस उड़ा दिए गए थे, पैसा देकर लोगों के मुंह शांत करा दिए गए और जो नहीं माने उन्हें नरसिम्हा ने अपना शिकार बना लिया। भाभी जी, माफ करना। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, प्लीज प्लीज
प्लीज यहाँ से चले जाओ। आरोही को अपने सामने हाथ जोड़कर हर्षद शेट्टी कुछ सेकंड्स के लिए शांत रहा और फिर आई एम सॉरी। अपनी बात कहते ही हर्षद वहां से जाने लगा। तभी उसकी निगाहें कबीर और इशिका पर गईं। उन्हें देखकर वो कुछ नहीं बोला और एक घमंड भरी मुस्कान के साथ घर के बाहर चला गया। उसके जाते ही आरोही रोते हुए अपने कमरे में चली गई। आरोही, प्लीज दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुलता है, इशिका कमरे के अंदर जाती है। तभी कबीर, तुम भी अंदर आ सकते हो। यह सुनकर कबीर थोड़ा चौंका, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाला और कमरे के अंदर चला गया। तुम्हारी घर हर्षित शेट्टी क्यों आया था? वो मेरे पापा का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उसने मेरे पापा को धोखा दिया। He betrayed him. What? क्या किया था हर्षद ने? मैं कुछ साल पहले न्यूयॉर्क गई थी अपने पापा से मिलने के लिए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। क्यों पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आरोही बेटा, तुम कहीं छुप जाओ। जल्दी जाओ आरोही। आरोही तुरंत दूसरे कमरे की तरफ भाग जाती है। डोंट मूव। अचानक अतुल ने अपनी बंदूक निकाली और फिर तुम सबको यहां नहीं आना चाहिए था। अतुल अग्निहोत्री की उम्र जरूर 50 साल से ज्यादा की थी, लेकिन उनकी ताकत लाजवाब थी। उनके सामने कोई भी आदमी टिक नहीं पाया। बढ़ते वक्त के साथ घर के अंदर आए हुए दुश्मन कम होते गए और फिर जब वहां आखिरी आदमी बचा तब गो टेल योर बॉस आई एम नॉट गोइंग टू रन। मैं यही हूं और यहीं रहूंगा। आई एम नॉट अ कावर्ड। यह कहते ही अतुल ने आदमी को छोड़ दिया। What the hell is going on, पापा? ये सब लोग कौन हैं? ये सब लोग साइबर किलर्स गैंग के मेंबर थे। क्या? साइबर किलर्स? पर ये सब तो आपके दोस्त हुआ करते थे। They are not my friends anymore. इन्होंने हर्षद के साथ हाथ मिला लिया है। ब्लडी हर्षद, जिसने अपने फायदे के लिए अपने भाई को मारने का प्लान बना लिया, वो अपने बिजनेस पार्टनर को क्यों जिंदा छोड़ेगा? क्या? अपने ही भाई की मौत का प्लान? हाँ, हर्षद अपने फायदे के लिए अपने बड़े भाई सत्या को बिट्रे करने को तैयार हो गया था और अब वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। He betrayed me too. जब आरोही को मालूम हुआ कि हर्षद शेट्टी ने अपने बड़े भाई सत्या को मारने का प्लान बनाया था, तब वो काफी शॉक्ड हुआ। इंसान को जितना मिलता है उसी में खुश रहने में शायद उसे खुशी नहीं मिलती, इसलिए वो लालची बन जाता है और हर एक वो चीज पाने की कोशिश करता है जो उसकी आंखों के सामने थी। और हर्षद शेट्टी की आंखों के सामने सिर्फ अपने बड़े भाई का लिकर बिजनेस था। I can't believe this. हर्षद पेंशन की लालच में इतना गिर जाएगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी बेटा, लेकिन हर्षद ने हमेशा वही काम किया जिसकी उम्मीद हम कर भी नहीं सकते, जैसे कि उसका मेरे घर साइबर किलर्स का भेजना। पापा, आप और हर्षद तो कितने अच्छे दोस्त थे, फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो आपको मारना चाहता है? ये सुनकर अतुल कुछ वक्त के लिए शांत रहा और फिर मैं तुम्हें सब कुछ शुरुआत से समझाता हूं। अतुल अग्निहोत्री रेलवे डॉकयार्ड की तरफ जा रहा था। ये न्यूयॉर्क का वो वक्त था जिसमें सिर्फ दो ही गैंग का राज चलता था, ब्लडी गैंग और दूसरा साइबर किलर्स का हाईटेक अंडरवर्ल्ड। थैंक यू फॉर कमिंग मिस्टर अतुल। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू। Tell me, what do you have for me? Money. Lot of money.
And the way to get there is to kill the bloody gang. यह सुनकर अतुल अग्निहोत्री ने कुछ सोचा। Okay, so what's the plan? Your neighbor, Harshad Shetty, knows the plan. हर्षद शेट्टी? पहली बार अतुल ने हर्षद के बारे में साइबर किलर्स के द्वारा जाना था। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी जरूर थे, लेकिन उनकी बात एक बार भी नहीं हुई थी। इस पहली मीटिंग के बाद उन्हें क्या मालूम था कि वो दोनों साइबर किलर्स के साथ मिलकर पूरी ब्लडी गैंग को मार देगा। ब्लडी गैंग को मारने के बाद साइबर किलर्स ने पूरे शहर में अपनी पहचान बना ली। दे वर अनस्टॉपेबल। उन्होंने सिर्फ बैंक अकाउंट्स ही नहीं, पुलिस सर्वर्स तक को हैक कर लिया था, और जो भी उनके लिए खतरा बनता उसे मार दिया जाता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन जब अतुल हर्षद के घर के अंदर जाने ही वाला था, तभी उसने हर्षद को किसी से बात करते हुए सुना। अपने लिकर बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो मेरे बड़े भाई सत्या को मारना होगा। उसने जैसे ही फोन काटा, उसने देखा। अतुल, तुम कब आया इधर? जब तुम अपने बड़े भाई को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, मैं तभी आ गया था। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? हे अतुल, कम ऑन। तुमको भी मालूम है कि आज का AI ड्रिवन दुनिया में ओनली डर हथियार नहीं बन सकता है। We have to think out of the box every single time if we want to rule in this cruel world. जो भी इस जंगल जैसी दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है, उसके अंदर रहम नहीं होना चाहिए। नो मर्सी, ना अपनों के लिए ना परायों के लिए। ये रहम है ना, ये इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। तुम्हारी बातों से मुझे साफ समझ आ रहा है कि तुम अपने फायदे के लिए मुझे भी मरवा सकते हो। नहीं अतुल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। You know what, हर्षद, मैं अब तुम्हारे साथ आगे कोई और काम नहीं करना चाहूंगा। यह सुनकर हर्षद जैसे ही कुछ बोलने जा रहा था। मुझे कुछ भी नहीं सुनना हर्षद। माई डिसीजन इज फाइनल। जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? अपनी बात कहते ही अतुल गुस्से में घर से बाहर निकल गया। मेरे पापा का डिसीजन फाइनल था। वो हर्षद के साथ आगे बिजनेस नहीं करना चाहते थे। और फिर एक दिन हर्षद को मैंगलोर से कॉल आया। हेलो। अन्ना, आपके भाई की डेथ हो गई है। What? इस खबर ने ना तो सिर्फ हर्षद बल्कि मेरे पापा को भी शॉक में डाल दिया। इसके बाद हर्षद मैंगलोर वापस चला गया और मेरे पापा न्यूयॉर्क में रहकर अपने बिजनेस को डिसॉल्व करने का सोचने लगे। अचानक मेरे पापा पर लगातार हमले होने लगे। कभी कोई गैंग उनसे स्ट्रीट्स पर ही टकरा जाती, तो कभी कोई उन्हें गोली मारकर भागने की कोशिश करता। मेरे पापा पर कई बार हमले हुए और हर बार वो बच निकले थे। उन्हें शुरुआत से ही शक तो था कि ये सब हर्षद करवा रहा है, लेकिन उनका शक यकीन में तब बदला जब हेलो। कैसा है अतुल? मैं सुना कि तुम पर बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं। तुम कितनी बार बचेगा अतुल? एक न एक दिन तो तुम मर ही जाएगा ना। मरेगा वो जो मुझे मारने के लिए तड़प रहा है। उसको मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। क्या बात है, आई लाइक इट। चारों तरफ से हमला हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुमको डर नहीं लग रहा है। नो फियर। गुड, वेरी गुड। इससे पहले कि अतुल आगे कुछ कहता,
वैसे मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। आई होप यू लाइक इट। जैसे ही हर्षद ने फोन काटा, किसी ने अतुल के घर की घंटी बजाई। Yes, who's this? You have a parcel, sir. अतुल ने तुरंत दरवाजा खोला और कुरियर बॉय से पार्सल ले लिया। वो पार्सल किसी और का नहीं बल्कि हर्षद शेट्टी का भेजा हुआ था। इस बॉक्स के अंदर क्या है हर्षद? Just open it. You will get to know. And yes, फोन काटने से पहले मैं तुमको बताना चाहता है कि साइबर किलर्स आज से तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करेगा। जब तक अतुल कुछ समझ पाता, उसे भेजे हुए पार्सल बॉक्स में किसी टाइमर की आवाज सुनाई देने लगी। अतुल ने जैसे ही बॉक्स ओपन किया, ओह फक! बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले पापा बिल्डिंग से बाहर भाग निकले थे और अगले कुछ महीनों तक वो एक जगह से दूसरी जगह तक भागते रहे। साइबर किलर्स के आदमी उन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। सिर्फ एक नहीं, 3 बार हर्षद शेट्टी न्यूयॉर्क आया मेरे पापा को खत्म करने के लिए, बट ही फेल्ड। धीरे धीरे जब सब नॉर्मल होने लगा, तब मेरे पापा वापस इंडिया आ गए और अपनी नेगेटिव हिस्ट्री को दुनिया से वाइप आउट करने के बाद वो भारत एक्स कंपनी में काम करने लगे। आरोही और उसके पापा की पूरी कहानी सुनने के बाद कबीर को एक बात का यकीन हो चुका था कि हर्षद से बड़ा हैवान और मतलबी इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं, और जो लोग उससे दुश्मनी करते हैं उनके हाथों सिर्फ मौत ही लगती है। अब इस दुनिया में मेरा मम्मी के अलावा कोई और नहीं है। मुझे मेरी मम्मी के लिए काफी डर लग रहा है। ना जाने हर्षद अब आगे हमारे साथ क्या करेगा। कुछ भी नहीं, वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा आरोही। अपनी बात कहते ही कबीर गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो कबीर? मुझे किसी से मिलना है। क्या तुम हर्षद से मिलने जा रहे हो? अगर हाँ तो प्लीज मत जाओ। नहीं, मैं हर्षद से मिलने नहीं जा रहा हूँ। फिर ऐसे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कबीर बिना जवाब दिए कमरे से बाहर निकल गया। एक फ्लाइट के अंदर कुछ लड़कियां अपने फोन से चुपके से 2 प्यारे बच्चों की फोटोज ले रही थी। वो दोनों बच्चे भाई बहन थे। दोनों देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तभी दीदी नो फोटो, आप मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? मत खींचो। अपने भाई का साथ देते हुए उसकी बहन ने भी गुस्से में कहा, हाँ आप मत करो, नहीं तो हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे और हम आपको प्लेन से नीचे फेंक देंगे। ये सुनकर वहां बैठी लड़कियां जोर से हंसने लगती हैं। उन्होंने दोनों बच्चों की बात मान ली और फोटो खींचना बंद कर दिया। उसके बाद लड़कियों ने दोनों भाई बहनों से बच्चों की तरह बात करने लगी। अचानक फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है, Ladies and gentlemen, we are about to land in Delhi. ये अनाउंसमेंट सुनते ही दोनों बच्चे अपनी माँ के पास गए और मम्मा उठ जाओ, हम दिल्ली आ गए हैं। ये सुनने के कुछ सेकंड्स बाद उस औरत ने अपनी आंखें खोली और फिर अपने फोन से एक टेक्स्ट मैसेज किया। जहां कहानी की शुरुआत हुई थी, अब अंत भी वहीं होगा। आई एम बैक।